गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे अनुबंधों का निष्पादन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अनुबंध के पक्षकारों द्वारा अपने अपने दायित्वों को पूरा करना ही अनुबंध का निष्पादन कहलाता है, जिनको ध्यान में रखकर प्रत्येक पक्षकार को अपने दायित्वों को पूरा करना होता है। अनुबंध के अधीन अपेक्षित सभी वचनों तथा सभी दायित्वों को सभी पक्षकारों द्वारा पूरा करना अनुबंध का निष्पादन कहलाता है। अनुबंध के जो निष्पादन की विधियां हैं वो दो प्रकार की, एक तो वास्तविक निष्पादन और एक प्रस्तावित निष्पादन। अब हम जानेंगे वास्तविक एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। वास्तविक निष्पादन तब होता है जबकि अनुबंध के दोनों पक्षकार अपने अपने वचनों का निष्पादन कर देते हैं तथा अनुबंध के अधीन किसी भी दायित्व में वचन को पूरा करना शेष नहीं रहता। वास्तविक निष्पादन के परिणाम स्वरूप अनुबंध निष्पादित अनुबंध हो जाता है, क्योंकि पक्षकार अपने अपने दायित्व में वचनों को पूरा कर देते हैं। अतः पक्षकार अनुबंध के अधीन अपने अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा जो है प्रस्तावित या टेंडर द्वारा निष्पादित अनुबंधों के निष्पादन की इस विधि में वचनदाता अपने वचनों के निष्पादन हेतु वचन ग्रहीता के समक्ष प्रस्ताव या टेंडर करता है। इस प्रकार जब कोई पक्षकार अपने दायित्वों को पूरा करने या दायित्वों का निष्पादन का प्रस्ताव दूसरे पक्षकार के समक्ष रखता है तो उसे निष्पादन का प्रस्ताव या टेंडर कहते हैं। कोई पक्षकार निष्पादन का प्रस्ताव विधिवत रूप से प्रस्तुत करता है या रखता है तो उस प्रस्ताव का प्रभाव भी वास्तविक निष्पादन के समान ही होता है। यदि निष्पादन का प्रस्ताव ग्रहीता निष्पादन के वैध प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो उस प्रस्तावक उस अनुबंध के अधीन अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्द मतलब वह वचनदाता अपने अनुबंध के निष्पादन के लिए दोषी नहीं रहता। जब किसी एक पक्षकार द्वारा वैध रूप से किए गए निष्पादन के प्रस्ताव को दूसरा पक्षकार अस्वीकार कर देता है तो निष्पादन के उस अस्वीकृत प्रस्ताव को प्रयतित या प्रस्तावित निष्पादन कहते हैं, मतलब उसको अटेम्प्ट परफॉर्मेंस कहते हैं। अब निष्पादन के जो है वो कौन से प्रकार है, माल या सेवा। जो निष्पादन के प्रस्ताव में है माल या सेवा का प्रस्ताव। माल या सेवा से तात्पर्य है कि जब कोई वचनदाता अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल की सपुर्दगी देने या सेवा उपलब्ध करने का प्रस्ताव करता है तो वह माल या सेवा का प्रस्ताव कहलाता है। जब माल या सेवा का वैध प्रस्ताव कर दिया जाता है तो उसके कुछ प्रभाव होते हैं, मतलब जैसे प्रस्तावक अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है चाहे दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव को स्वीकार करे या नहीं। दूसरा पक्षकार उस प्रस्तावक को अनुबंध के निष्पादन नहीं होने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। प्रस्तावक के अनुबंध के अधीन सभी अधिकार सुरक्षित रहते हैं, अतः प्रस्तावक दूसरे पक्षकार पर अनुबंध भंग का वाद प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है मुद्रा या धनराशि का प्रस्ताव। मुद्रा या धनराशि का प्रस्ताव भुगतान का प्रस्ताव है। जब कोई पक्षकार अनुबंध के अनुसार मुद्रा के भुगतान का वैध प्रस्ताव करता है और दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो प्रस्तावक मुद्रा भुगतान के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता। मतलब एक पक्षकार ने यदि मुद्रा भुगतान का प्रस्ताव रखा और उसके प्रस्ताव को दूसरे पक्षकार ने स्वीकार नहीं किया तो यहाँ पहला पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा, जबकि माल या सेवा की परिस्थिति में वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। ऐसा प्रस्तावक उस मुद्रा पर भविष्य में ब्याज देने के दायित्व से अवश्य मुक्त हो जाता है। लेकिन जो ऐसा प्रस्तावक है वो मुद्रा या धनराशि का प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार नहीं करता तो वह उसी तिथि से आगामी जिस भी तिथि के वो भुगतान को स्वीकार करेगा तब तक के ब्याज देने से वो मुक्त हो जाता है। अब है अनुबंधों का निष्पादन में निष्पादन प्रस्ताव के आवश्यक तत्व। सबसे पहला है शर्त रहित। अनुबंध का जो निष्पादन है वो जो अनुबंध जिस प्रकार से किया गया है उसी प्रकार से होना चाहिए, अन्यथा या अलग से कोई शर्त उसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा है सक्षम एवं इच्छुक व्यक्ति द्वारा। निष्पादन का प्रस्ताव सक्षम एवं इच्छुक व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अनुबंध का निष्पादन करने में सक्षम नहीं है और निष्पादन का प्रस्ताव करता है तो वह प्रस्ताव वैध नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि सक्षम तो हो किंतु निष्पादन की इच्छा न हो तो भी निष्पादन के प्रस्ताव को वैध नहीं माना जा सकता। संपूर्ण निष्पादन।
निष्पादन के प्रस्ताव को तभी वैध माना जाएगा जबकि वह संपूर्ण अनुबंध के निष्पादन का प्रस्ताव हो। यदि कोई पक्षकार अपने अनुबंध को टुकड़ों में पूरा करने का प्रस्ताव करता है तो ऐसा प्रस्ताव वैध नहीं होगा, किंतु यदि अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही अनुबंध का निष्पादन किस्तों में हो तो ऐसा ठहराव वैध होगा। मतलब मान लीजिए कि किसी प्रकार की धनराशि चुकानी हो और अनुबंध हुआ हो कि संपूर्ण राशि एक साथ देनी है और दूसरा व्यक्ति पक्षकार उसको टुकड़ों में देना चाहे तो वो वैध अनुबंध नहीं या निष्पादन नहीं होगा, और यदि किस्तों में देना ही निश्चित हुआ है तो वो वैध निष्पादन होगा। फिर है उचित समय। निष्पादन प्रस्ताव का उचित समय पर किया जाना चाहिए। सामान्यतः व्यावसायिक कार्यों के घंटों में किया गया निष्पादन का प्रस्ताव उचित समय में किया गया प्रस्ताव माना जाता है। मतलब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समय जब निष्पादन का प्रस्ताव रखता है तो वो उचित समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मध्य रात्रि में वो फोन करके दूसरे पक्षकार को कहता है कि मैं भी निष्पादन करने के लिए तैयार हूँ। उचित समय से तात्पर्य है कि जो सामान्यतः व्यवसायिक कार्य के समय होता है उस समय। फिर है उचित स्थान। निष्पादन का प्रस्ताव का स्थान उचित होना चाहिए। व्यापारिक स्थान पर ही निष्पादन का प्रस्ताव करना उचित माना जाता है। फिर है उचित व्यक्ति द्वारा। अनुबंध में निष्पादन का प्रस्ताव उचित व्यक्ति अथवा वास्तविक वचन ग्रहीता को ही किया जाना चाहिए। यदि वचन ग्रहीता एक से अधिक हैं तो उन संयुक्त वचन ग्रहीताओं में से किसी एक को निष्पादन का प्रस्ताव करना सभी को प्रस्ताव करने के समान माना जाएगा। फिर है निष्पादन का प्रस्ताव अनुबंध में वर्णित वस्तु की किस्म तथा मात्रा के लिए हो। अनुबंध का जो निष्पादन करना है अनुबंध में जिस प्रकार की वस्तु की मात्रा और किस्म है उसी प्रकार से होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्याप्त एवं उचित अवसर। यदि निष्पादन के प्रस्ताव के द्वारा किसी वस्तु को सपुर्द किया जाना है तो ऐसा निष्पादन का प्रस्ताव तभी वैध माना जाएगा जबकि प्रस्ताव के स्वीकर्ता को सपुर्द की जाने वाली वस्तु के निरीक्षण का पर्याप्त एवं उचित अवसर दिया जाएगा। मतलब किसी वस्तु का अगर निरीक्षण करके लेने का पर्याप्त समय है वो समय उसको दिया जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह माना जाएगा कि उसका निष्पादन का प्रस्ताव उचित नहीं था। फिर है मुद्रा भुगतान का प्रस्ताव। यदि निष्पादन के प्रस्ताव द्वारा मुद्रा का भुगतान करना है तो प्रस्ताव ऋणी अथवा इसके एजेंट द्वारा ऋणदाता अथवा उसे एजेंट को किया जाना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव भी उचित समय स्थान उचित तरीके से होना चाहिए और भुगतान भी प्रचलित मुद्रा में होना चाहिए, किंतु यदि वह एक बार चेक लेना स्वीकार कर लेता है तो फिर मना नहीं कर सकता। इसके बाद है कि अनुबंध। अभी तो हमने देखा अनुबंध का निष्पादन के आवश्यक तत्व थे, अब अनुबंध का निष्पादन कब आवश्यक नहीं है। पहला है जब निष्पादन करना असंभव हो जाए। जब परिस्थितियां या कानून में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनुबंध का निष्पादन करना असंभव हो जाए तो अनुबंध के निष्पादन की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरा है नए अनुबंध की प्रतिस्थापना करना। जब पक्षकार किसी अनुबंध के स्थान पर कोई नया अनुबंध कर लेता है तो उसे पुराने अनुबंध को पूरा नहीं करना पड़ता। जब निष्पादन क्षमा कर दिया जाए। जब कोई वचन ग्रहीता वचनदाता को किसी अनुबंध में उसके निष्पादन दायित्व से मुक्त कर दे तो उस अनुबंध के निष्पादन की आवश्यकता नहीं रहती। या जब अनुबंध को निरस्त कर दिया जाए। जब कोई अनुबंध किसी पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं हो और वह पक्षकार उसे व्यर्थ समझकर निरस्त मान ले तो उस अनुबंध के निष्पादन की आवश्यकता नहीं रहती। या जब वचन ग्रहीता निष्पादन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। जब कोई वचनदाता किसी अनुबंध के निष्पादन का वैध प्रस्ताव करता है किंतु वचन ग्रहीता उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो ऐसी दशा में वचनदाता भविष्य में उस अनुबंध को पूरा करने के दायित्व से मुक्त हो जाता है। मतलब उस अनुबंध के निष्पादन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब वचन ग्रहीता उचित सुविधा उपलब्ध न करे। यदि कोई वचन ग्रहीता अनुबंध के निष्पादन के लिए आवश्यक सहयोग या सुविधा उपलब्ध नहीं करता है तो वचनदाता को उस अनुबंध को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। या जब ठहराव गैर कानूनी हो। जब कोई ठहराव गैर कानूनी हो तो उसके निष्पादन की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये थे जो अनुबंध का निष्पादन कब करना आवश्यक नहीं है या अनुबंध के निष्पादन के क्या आवश्यक तत्व हैं।